सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 14 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए शुरू करते हैं आज का संपादकीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर आती है, पुतिन ने यूक्रेन के संघर्ष विराम पर सहमति दी, पर रखी हैं अपनी शर्तें। आगे बढ़ते हुए संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी, साझेदारी का सफ़र और फिर असहिष्णुता के पाँव। सोनम लवंशी जी कहती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें से एक है महिलाओं की वित्तीय बाजार में बढ़ती भागीदारी। शेयर बाजार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन को दर्शाता है। यह बदलाव स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच, डिजिटल कारोबार मंचों की सहजता और वित्तीय साक्षरता में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण संभव हुआ है। पहले जहां महिलाएं पारंपरिक बचत साधनों तक सीमित थीं, वहीं अब वह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और इक्विटी जैसे निवेश विकल्पों को अपनाकर धन संपदा बढ़ाने की दिशा में अहम योगदान दे रही हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता परिलक्षित होती है, बल्कि वित्तीय समावेशन और समानता की दिशा में भी मजबूत कदम है। ये तो सही बात है। आजकल तकनीकी विकास के साथ साथ जो समाज का विकास हुआ है, उसमें महिलाएं भी अब बराबर चल रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भारत की महिला निवेशकों की संख्या 22% से अधिक हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बात है, जो वर्ष 2015 के मुकाबले 6.8 गुना अधिक है। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब निवेश के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में भी इस बदलाव की पुष्टि की गई है। अब महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं और निवेश भी कर रही हैं। महिलाएं न केवल वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं, बल्कि जोखिम प्रबंधन और धन सृजन में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अक्टूबर 23 तक के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 10.55 करोड़ व्यक्तिगत निवेशकों में से 2.52 करोड़ लोग महिलाएं हैं, जो कुल हिस्सेदारी का लगभग 23.9% है। गोवा में महिला निवेशकों का हिस्सा सबसे अधिक है, 32% दर्ज किए गए। ये वृद्धि केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं निवेश के प्रति जागरूक हो रही हैं। महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता का प्रमाण हालिया अध्ययनों से पता चलता है। 47% महिलाएं अपनी वित्तीय निर्णय स्वयं ले रही हैं। इस स्वायत्तता ने म्यूचुअल फंड और इक्विटी से उनकी भागीदारी को और मजबूत किया है। पिछले 5 वर्षों में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 24.5% से बढ़कर 41.7% हो गई है। और देखिए लेबर फोर्स में उनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया है। महिला खुद सशक्त होती जा रही हैं। समाज क्या करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल साक्षरता अभियानों ने महिलाओं को आधुनिक कौशल से लैस किया है, जिससे वह अधिक आत्मनिर्भर बनी और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो पाई हैं। महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा सकता है। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन निवेश मंचों की सुलभता ने महिलाओं के लिए शेयर बाजार में प्रवेश को आसान बना दिया है। अब तो देखिए पहले लोगों से पूछना पड़ता था कि कहाँ निवेश करा जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट करा जाए। अब मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, अब ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में सरकार और निजी संस्थानों द्वारा वित्तीय साक्षरता और बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियानों ने भी महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाया है। इस बदलाव के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का कथन उल्लेखनीय है। गरीब इतिहास के संग्रहालय का हिस्सा बन सकती है। गरीबी गरीब इतिहास के संग्रहालय का हिस्सा बन सकती है, यदि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए। बिल्कुल, महिलाओं को अगर आप देखिए, हम कहते नहीं है कि अगर आप एक महिला को सिखाते हैं या महिला को आप एक मजबूत व्यक्ति बनाते हैं, एक सक्षम व्यक्ति बनाते हैं, तो आप एक पूरे परिवार को सक्षम बनाते हैं। आप एक पूरे समाज को सक्षम बनाते हैं। अगर आप महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, तो आप एक नई पीढ़ी को मजबूत बनाएंगे, एक पूरे समाज को मजबूत बनाएंगे। महिलाओं का वित्तीय समावेशन देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। बैंकिंग और अन्य संगठित वित्तीय क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने न केवल
पारिवारिक बचत में वृद्धि हुई है, बल्कि विविध और स्थिर निवेश के अवसरों में बढ़ावा देता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिला अपनी निवेश योग्य संपत्ति का लगभग 51% फिक्स डिपॉजिट और बचत खातों में रखती हैं, जबकि सोना और ज़मीन जायदाद जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। विडंबना है कि देश में एक प्रमुख चुनौती कार्यस्थल पर वेतन असमानता की है। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 19% कम वेतन मिलता है। अब देखिए, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा आज भी महिलाओं को कम प्रेफर करा जाता है और वेतन भी कम दिया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं क्योंकि उन पर जिम्मेदारियाँ और भी होती हैं। वो इतनी खाली नहीं होती हैं कि वो काम भी कर लें पूरी तरीके से या घर भी संभाल लें। इसी का कारण हमें आज भी एक जेंडर पे गैप देखने को मिलता है। जेंडर पे गैप, या अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ऊंचे पदों पे आपको थोड़ा सा कम महिलाएं देखने को मिलती हैं। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। अब जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। यदि महिलाओं को सही वित्तीय जानकारी मिलती है तो वे अधिक प्रभावी निवेशक बन सकती हैं। बहुत बढ़िया और बहुत सकारात्मक संपादकीय है सोनम जी द्वारा। बहुत दिनों बाद एक अच्छा महिलाओं को लेकर संपादकीय पढ़ने का मौका मिला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर, साझेदारी का सफ़र। भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है और दुनिया में समकालीन उथल पुथल के बीच लगभग हर दौर में अलग अलग स्तर पर दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय लिखे जाते रहे हैं। इसी क्रम में अगली कड़ी के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असल में हमारे प्रधानमंत्री साहब मॉरिशस गए हुए हैं। ऐसे में भारत के रुख हमारा जो ग्लोबल साउथ का हमारा एक इनिशिएटिव है, हमारा तो नहीं है फिलहाल, मगर हमारा एक एजेंडा है ग्लोबल साउथ, उसमें मॉरिशस का हमारा बहुत भागीदारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की ताज़ा मॉरिशस यात्रा के आखिरी दिन उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत मॉरिशस का संयुक्त दृष्टिकोण जारी किया गया, जो मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच खास और अनूठे संबंधों को रेखांकित करता है। इस दौरान बनी सहमति के तहत बुनियादी ढांचा, कूटनीति, वाणिज्य क्षमता निर्माण, वित्त, आवास, अपराध की जांच, समृद्धि समुद्री यातायात निगरानी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई देश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रीय बजट के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बात करी गई डिप्लोमेटिकली कई मुद्दों को लेकर। भारत की देश नीति प्राथमिकता सूची में पड़ोस प्रथम के तहत भी मॉरिशस का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में मॉरिशस अपनी भौगोलिक अवस्थिति की वजह से भारत के लिए एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदार है। भारत को भी इसकी अहमियत का भान है, इसलिए मित्रता का स्वाभाविक दायित्व निभाने के साथ साथ भारत के पिछले कुछ वर्षों के मॉरिशस में कई विकास योजनाओं में निवेश किया है। डिप्लोमेसी ऐसे शूरता के पाव संपादकीय। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले चार स्तंभों में से एक को हमेशा राजसत्ता का प्रहार सहना पड़ा है। सत्ता का विरोध और उनकी कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के प्रति असहिष्णुता नई बात नहीं, मगर एक लोकतांत्रिक देश में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी स्थिति में कोई भी पत्रकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक की आवाज़ कैसे पहुंचा पाएगा। दूरदराज से ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे पत्रकारों के सामने कई आधुनिक चुनौतियां हैं। सच्चाई उजागर करने पर उन्हें धमकियां मिलती हैं, कई बार सच्ची कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति की आज़ादी स्वाभाविक रूप से बाधित होती है। महिला पत्रकारों को भी जाति का सामना करना पड़ता है। बुधवार को तेलंगाना में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी इस चिंता का विषय है कि हम कैसी परंपरा स्थापित कर रहे हैं। ऑनलाइन चैनल की दोनों पत्रकारों को की गलती ये थी कि जो तेलंगाना सरकार से नाराज़ थी, उन्होंने एक ऐसा नागरिक का साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया जो तेलंगाना सरकार से नाराज़ था। अगर कुछ अशोभनीय या असम्मानजनक था तो इसका हल पत्रकारों की गिरफ्तारी नहीं है।
सवाल है कि क्या महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी ही एकमात्र विकल्प था, जबकि मुद्दा चाहे कोई भी हो, नागरिकों की आवाज़ को अपने समाचार की जगह देना पत्रकार का आम दायित्व होता है। अब देखिए किसी ने अपना इंटरव्यू लेते हुए कुछ कह दिया, सरकार से खुश नहीं है वो अगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पत्रकारों की आवाज़ दबाना शुरू कर देंगे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सीतापुर में भी एक पत्रकार की मृत्यु हो गई, जिसमें लेखपाल वगैरह को अरेस्ट करा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियाँ हैं ये। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई सच उजागर करने का प्रयास करता है, घोटालेबाज़ी और भ्रष्ट आचरण वाले लोगों को, तो उस पत्रकार को या तो छत्तीसगढ़ में हुई घटना के बाद मार दिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है या झूठे मुकदमे में फंसा जाता है। विगत कुछ दशकों में सत्ता का चरित्र इस कदर बदलता है कि वह अपना खिलाफ कोई भी स्वर नहीं सुन सकता जाती। असहिष्णुता इस कदर बढ़ रही है कि पत्रकार अब दायित्व निभाते हैं तो कई बार उसे विरोधी मानकर उनका दमन किया जाता है। तेलंगाना में महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, वह निराशाजनक है। लोकतंत्र की सेहत के लिए इससे अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस तरह की कार्रवाई से दुनिया भी गलत संदेश जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है। चिंता तो है देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है अपने आप में पत्रकारों की आवाज़ दबाना। श्रम वाली नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 20% बढ़ी है। फिलहाल इसी के साथ आज की स्थिति रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी समय समय पर विजिट करते रहिएगा। करंट अफेयर्स आपको डिटेल में मिल जाएगी। थैंक यू।